नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की जो वन संपदा आपकी चल रही है उसमें आपको आज का टॉपिक रहेगा जलवायु व प्राकृतिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। वन कितने प्रकार के होते हैं और इसी चैप्टर में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख वनस्पतियों के बारे में कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उन प्रत्येक पेड़ पौधे के बारे में विस्तार से चर्चा भी होगी। तो आइए इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखेंगे और इस क्लास का लाभ उठाएं। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट होता है कि अगर जलवायु की हम बात करते हैं, जलवायु के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण किया है उनमें सबसे पहले प्रकार की बनाते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय धौंक वन। राज्य में इस प्रकार के जो वन हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी अरावली पर्वतमाला के ढालों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा लगभग 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। किसमें? उष्णकटिबंधीय धौंक वनों। इन वनों में धोंकड़ा का जो वन है वो सर्वाधिक पाया जाता है। धोंकड़ा के जो वृक्ष हैं साथियों सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। राज्य में धोंकड़ा के वन सबसे अधिक करौली जिले में मिलते हैं। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलते हैं? सबसे अधिक धोंकड़ा के वन करौली जिले में व कैला देवी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। धोंकड़ा की लकड़ी जो है कोयला बनाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। धोंकड़ा की लकड़ी से क्या बनता है? कोयला बनता है, बहुत अच्छी किस्म का। दूसरा जो हमारे वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन, ये हमारा दूसरा है। ये वन हमारे राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में पाए जाते हैं। इन वनों के अंतर्गत अगर हम बात करें वर्षा की तो लगभग 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है। इनको हम पतझड़ वन भी कहते हैं। और इस प्रकार के वनों में ढाक का जो पेड़ है साथियों, ढाक जो वनस्पति है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। और इस ढाक का जो पेड़ है इसको हम जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है इन जंगल की ज्वाला, याद रखना। इन वनों के अंतर्गत खस घास भी पाई जाती है। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि खस घास जो है साथियों ये किन किन जिलों में पाई जाती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक, इन 3 जिलों के अंतर्गत खस घास पाई जाती है। नीम व आंवला के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं पतझड़ वनों के अंतर्गत। तीसरा जो वन है हमारा वो है शुष्क सागवान वन। ये वन दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। इनमें सागवान के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। सागवान के वृक्ष सर्वाधिक अगर बात करें तो बांसवाड़ा ज़िले में और सीता माता जो अभ्यारण्य है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, इन वनों में 70 से लेकर के 110 सेंटीमीटर के मध्य में वर्षात होती है। इनको मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। किनको कहते हैं? शुष्क सागवान वनों को। चौथे नंबर पर हमारे वन आते हैं शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन। ये वन मरुस्थलीय भाग में पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में। और इस प्रकार की वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति भी कहा जाता है। यह वन राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिनमें खेजड़ी का जो वृक्ष है वो सबसे प्रमुख है। 5वें नंबर का जो हमारा वनस्पति का प्रकार है, वनों का प्रकार है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन केवल माउंट आबू यानी शिरोई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, सदाबहार रहते हैं। ये वन मात्र 126.64 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, जो कि वनों का लगभग 0.39% है। ध्यान रखेंगे इसको आप। ये वन राज्य में सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे कम पाए जाते हैं। कौन से वन? सदाबहार वन। इन वनों में एक दुर्लभ पादप भी पाया जाता है। कौन सा? आबू एंसिस डिकिलपटेरा। ये वन भी कहाँ पाया जाता है साथियों? एक पौधा है, बहुत दुर्लभ पादप है ये, आबू एंसिस डिकिलपटेरा, जो माउंट आबू शिरोई के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने, जैसे हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख बलिदान वृक्ष। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख वृक्ष बलिदान कौन कौन से हुए थे, चलिए विस्तार से बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 वृक्ष बलिदान हुए थे। पहला हुआ था रामसड़ी का बलिदान वृक्ष,
ठीक है। यह बलिदान जो हुआ था वो जोधपुर ग्रामीण जिले के रामशड़ी गांव में 1604 ईस्वी में हुआ था, गौरा एवं कर्मा नामक दो महिलाओं के नेतृत्व में। नोट याद करेंगे इस चीज़ को आप लोग। रामशड़ी का जो बलिदान वृक्ष हुआ था, वृक्ष बलिदान जो हुआ था वो जोधपुर ग्रामीण जिले में हुआ, 1604 में हुआ था। कौन कौन थी? दो महिलाएं थी नेतृत्व करने वाली, गौरा बे कर्मा। ठीक। दूसरा जो हमारा बलिदान हुआ था वो है पोलावास का बलिदान। कौन सी जगह पर? नागौर जिले में। पोलावास गांव नागौर जिले में सन 1700 ईस्वी में हुआ था और इसमें नेतृत्व किया था साथियों बूचौन जी ने। किसने किया था? बूचौन जी ने इसमें क्या किया? नेतृत्व किया था। और तीसरा आप सबको पता है खेजड़ली का वृक्ष बलिदान, जो खेजड़ली गांव जोधपुर ग्रामीण जिले में आता है, ध्यान रखना आप। और ये कब हुआ था? 28 अगस्त 1730 को हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई थी, जिसमें 363 महिला और पुरुषों ने अपना बलिदान दिया था। इसकी कहानी को मैं आपको बता दूं, यह राज्य का सबसे बड़ा वृक्ष बलिदान माना जाता है, जो मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह के समय पर हुआ था। चूना पकाने के लिए महाराजा अभय सिंह को आवश्यकता थी लकड़ियों की, तो उन्होंने अपने हाकिम यानी अपने सेनापति गिरधारी दास भंडारी को लकड़ी काटने के लिए खेजड़ली गांव में भेज दिया। ठीक है। और उन्होंने जब वृक्षों से काटने से मना किया था अमृता देवी ने और वहाँ के ग्रामीण के लोगों ने, तो जो हमारा गिरधारी दास सेनापति था इसने कत्लेआम शुरू कर दिया वहाँ पर, और लगभग 363 महिला और पुरुषों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। खेजड़ली गांव के अंतर्गत मेला लगता है साथियों, इसी याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को वृक्ष मेला लगता है और ये संसार का एकमात्र वृक्ष मेला भी कहलाता है। खेजड़ली के अंतर्गत खेजड़ली जो दिवस मनाया जाता है साथियों, प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। खेजड़ली दिवस प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। राज्य में पहला खेजड़ली दिवस जो मनाया गया था 12 सितंबर 1987 को मनाया गया था। खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण जो संस्थान है वो कहाँ पर है? खेजड़ली कलागाम जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। नोट कीजिए इस लाइन को। माटो क्या है साथियों? ध्यान रखना आप लोग। माटो क्या है? तो बीकानेर के राज्य चिन्हों पर खेजड़ली के वृक्ष के जो चिन्ह होते हैं उनको माटो कहते हैं। काकापुरी क्या है? तो साथियों काकापुरी एक व्यक्ति का नाम है जो भिवाड़ी के निवासी थे। भिवाड़ी खैरथल तिजारा जिले के अंदर आता है और इस काकापुरी को पेड़ वाले बाबा भी कहते हैं। ठीक है। बिश्नोई जाति का जो वृक्ष है साथियों कौन सा है? बिश्नोई जाति का बलिदान वृक्ष भी हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खड़ाना के अंदर। एक शाखा हुआ था वृक्षों के लिए, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है जहाँ से प्रश्न बनते हैं खूब, ज़्यादातर सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है। भारत में सबसे पहले वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 1894 के अंदर सबसे पहले वन नीति भारत में बनी थी 1894 में। आज़ादी के बाद भारत की प्रथम वन नीति घोषित हुई थी 1952 के अंदर। ठीक। भारत में संशोधित वन नीति बनी थी साथियों 12 दिसंबर 1988 को। दिसंबर 1988 को बनी थी। राजस्थान सरकार का वन अधिनियम बना था साथियों वर्ष 1953 के अंदर। नोट करते जाइए इस चीज़ को। राजस्थान में नई वन नीति आई थी साथियों 18 फरवरी 2010 को। राजस्थान वन विभाग की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी वर्ष 2019 में। पहला वन महोत्सव साथियों जो वन महोत्सव होता है वो जुलाई माह का प्रथम सप्ताह है उसमें मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के मध्य में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है साथियों 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को और विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। एक एक पॉइंट आपको याद रखना। देखो वनस्पति की बात की जा रही है तो पूरा याद करना है। अब देखिए जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? पलाश के पेड़ को कहते हैं। ढाक या पलाश, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं इसको। कैक्टस गार्डन कहाँ पर है साथियों? अब आपको याद करना है कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो कैक्टस गार्डन है कुलधरा गांव जैसलमेर के अंदर।
कुलधरा गांव, भूतों का गांव बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वनस्पति रहित है एक तरीके से। कैक्टस गार्डन, राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान में प्रथम खजूर पौधशाला कहाँ स्थित है साथियों? चौपाशनी के अंदर, ठीक है। चौपाशनी ये पड़ती है अपने राजस्थान में, प्रथम खजूर पौधशाला चौपाशनी। राज्य में सत्याग्रह उद्यान कहाँ पर है? आहुआ पाली के अंदर। गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा साथियों? चौहटन बाड़मेर है, जहां पर गोंद सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। गार्डन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है साथियों? बड़ा बाग, जैसलमेर के अंदर। ध्यान रखना, गार्डन कॉम्प्लेक्स अगर पूछा जाए किस जगह पर है? बड़ा बाग, जैसलमेर के अंदर है। राज्य में पर्यावरण पार्क कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना, पर्यावरण पार्क है सोजत पाली के अंदर। हर्बल गार्डन पूछा जाए तो ये अपना पुष्कर अजमेर के अंदर है। सिटी नेचर पार्क पूछा जाए तो फतेहपुर सीकर के अंदर है। नेचर गार्डन पूछा जाए तो ये चूरू जिले के अंदर है। इकोलॉजी पार्क अगर पूछा जाए तो लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। मयूर गार्डन अगर पूछा जाए, मयूर गार्डन तो मालवीय नगर जयपुर के अंदर है, ठीक है। इको टूरिज्म पार्क कहाँ पर है साथियों? ये झालाना जयपुर के अंदर है। विश्व वानिकी उद्यान कहाँ पर है? यह भी झालाना जयपुर के अंदर है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, ध्यान रखना आप लोग, निर्माणाधीन है ये। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर बनेगा? जयपुर में बन रहा है भाई। बटरफ्लाई वैली कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर है। पहला विश्व स्तरीय वर्ल्ड पार्क कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। वर्ल्ड पार्क ध्यान रखना पूरे विश्व का। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? धोकड़ा का वृक्ष है। वनस्पति पर MM भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट, इंपॉर्टेंट है। वनस्पति पर आधारित है ये पुस्तक, किसने लिखी? MM भंडारी ने। कौन सी पुस्तक है? फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट। राज्य का प्रथम नगर वन उद्यान कौन सा है? तो चीरवा की घाटी, उदयपुर जिले के अंदर है। दूसरा नगर वन उद्यान कहाँ पर है? महुआ भीड़ के अंदर, अजमेर जिले में। दोनों याद रखना। राज्य के वन अनुसंधान केंद्र कितने हैं? याद रखना साथियों, 3 है। पहला है गोविंदपुरा जयपुर में, दूसरा है झालाना क्षेत्र जयपुर में, और तीसरा है सीसरमा, ठीक है, सीसरमा उदयपुर के अंदर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। राज्य में वानिकी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? 3 है अपने, अलवर में भी है, जयपुर में और जोधपुर में, 3 जगह पर। मरु वनस्पति की उद्यान कहाँ पर है? माचिया सफारी, जोधपुर जिले में। यह राज्य का पहला उद्यान है, पहला वनस्पति उद्यान है, ध्यान रखना आप लोग। अगला है राज्य में पंचकुंड नर्सरी। राज्य में पंचकुंड नर्सरी ये कहाँ पर है? अजमेर जिले में। 1889 में इसको स्थापित किया था। यह है राजस्थान की सबसे पुरानी नर्सरी है। कर्पूर चंद कुलिश स्मृति वन, ये कहाँ है? जयपुर के अंदर, और ये राज्य का पहला स्मृति वन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन, ये भीलवाड़ा जिले में है, और ये दूसरा स्मृति वन है। पहला है कपूर चंद कुलिश और दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद है नौलखा किला स्मृति वन, यह झालरापाटन झालावाड़ जिले में है। कैलाश शाखला स्मृति वन बेरी गंगा वनखंड जोधपुर जिले में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कैलाश शाखला स्मृति वन ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। कौन सी जगह में? बेरी गंगा वनखंड में। पद्म श्री कैलाश शाखला स्मृति वन ये साथियों जयपुर में है, लेकिन अभी प्रस्तावित है, ठीक है, इसकी घोषणा हुई है बस। अब हम बात करते हैं कुछ पेड़ों के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे खेजड़ी का वृक्ष है, ठीक है। तो एक एक वनस्पति के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम खेजड़ी की। खेजड़ी जो है साथियों ये राजस्थान का राज्य वृक्ष कहलाता है, ध्यान रखेंगे। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी जो वृक्ष है इसके उपनाम आपको याद रखना, इसको हम थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं और राज्य का राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष का स्थानीय भाषा में नाम क्या है? जांटी है, ध्यान रखना आप लोग, क्या है? जांटी। खेजड़ी वृक्ष का सिंधी भाषा में नाम क्या है? छोकड़ा, क्या है? छोकड़ा। और इसका स्थानीय भाषा राजस्थानी भाषा में नाम क्या है? सीमलो, क्या नाम है? सीमलो। कन्नड़ भाषा में खेजड़ी वृक्ष को बन्ना बन्नी कहते हैं। और खेजड़ी वृक्ष का अगर आपसे साथियों साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है
प्रोसेसिस सिंड्रेरिया, याद रखेंगे आप लोग इसका साइंटिफिक नेम। खेजड़ी वृक्ष की सूखी जो फलियां हैं उनको हम क्या कहेंगे, खोखा कहेंगे। खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1988 को हुआ था। खेजड़ली दिवस आपको पता है कि 12 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मांगलिया बांस का मेला भी साथियों लगता है इसके ऊपर, मांगलिया बांस मेला लगता है हरियाली अमावस्या को। खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा कौन सा है? सेलेस्ट्राना। कौन सा है? ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। सेलेस्ट्राना खेजड़ी के वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है। और सबसे प्राचीन वृक्ष साथियों, खेजड़ी का जो सबसे प्राचीन वृक्ष है वो कहाँ पर है? मांगलिया बांस अजमेर के अंदर स्थित है, जो हमारा सबसे पुराना सबसे प्राचीनतम वृक्ष है खेजड़ी का। सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष साथियों शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑपरेशन खेजड़ी अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1991 के अंदर हुई थी। सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष वाला जिला कौन सा है? नागौर जिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष मिलते हैं। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे कौन से लोक देवता के स्थान है? तो ध्यान रखना आप लोग, दो हैं, एक तो है गोगा जी और दूसरा है झूंझार जी। नोट कर लेना इसको। किस लोक देवता का खेजड़ी के वृक्ष के नीचे क्या है स्थान मिलता है? तो गोगा जी और झूंझार जी। खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाला जो कवक है साथियों वो कौन सा है? ग्राइकोटर्मा। कौन सा है? ग्राइकोटर्मा। ये आपको याद रख लेना। तो देखिए प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, आप इनको ढंग से पढ़ेंगे तो। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष रोहिड़ा कौन सा है? राज्य पुष्प है, सॉरी राज्य पुष्प है हमारा रोहिड़ा। इसके ऊपर बात करेंगे। इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था 1983 में। इसके अगर उपनाम पूछा जाए तो इसे हम राजस्थान की मरुशोभा कहते हैं और मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं और मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे रोहिड़ा को। इसका वैज्ञानिक अगर पूछा जाए नाम तो वो है टिकोमेला अडुलेटा। क्या नाम है? टिकोमेला अंडुलेटा। ओके। रोहिड़ा पुष्प का खिलने का समय कब है? चैत्र के महीने में। चैत्र के महीने में इसमें फूल खिलते हैं। रोहिड़ा के पुष्प से बंदूक की बट बनाई जाती है। ध्यान रखना आप लोग। रोहिड़ा के पुष्प का जो रंग है साथियों वो कैसा है? पीला, केसरिया, लाल व नारंगी, यानी हिरमिच कलर का होता है। ये किसका होता है? हिरमिच कलर का होता है। ओके, आगे देखिए। अब जो रोहिड़ा का वृक्ष है साथियों इसको नुकसान पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? एक रेगिस्तानी चूहा है जिसको हम क्या कहते हैं? जरबिल कहा जाता है। एक जरबिल नामक चूहा है, ध्यान रखेंगे आप लोग, जो रेगिस्तान में पाया जाता है। यही रोहिड़ा के वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है, वरना और किसी चीज़ से नहीं पहुंचता। अगली हमारी वनस्पति है पलास का वृक्ष। ठीक है, और इस पलास के वृक्ष को हम ढाक या खाकरा या फिर जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। ये 3 नाम आपको याद रखने पलास के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटियो मोनोस्पेमा। ध्यान रखेंगे क्या नाम है? ब्यूटियो मोनोस्पेमा। राज्य में यह पौधा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है। सुर्ख लाल और पीले रंग का होने के कारण इसे हम पलाश कहते हैं। इसका नाम पलाश क्यों पड़ा भाई? इसका नाम पलाश इसलिए पड़ा है क्योंकि ये लाल सुर्ख होता है और पीले रंग का होता है। यह वृक्ष फूलों से लदा होने के कारण इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला। अगला है धोकड़ा के वृक्ष। देखिए धोकड़ा के वृक्ष को हम वैज्ञानिक नाम क्या है? एजोनिस पंडुला। एजोनिस पंडुला ये धोकड़ा के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। यह वृक्ष राजस्थान के सभी वृक्षों की तुलना में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। करौली जिले के कैला देवी अभयारण्य में जो धोकड़ा के वृक्ष हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है महुआ का वृक्ष। देखिए महुआ क्या है? महुआ साथियों आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। इसके उपनाम है ये आदिवासियों का कल्प वृक्ष। इसका अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाए महुआ का तो मधु का लॉन्गोफोलिया बोलते हैं इसको, मधु का लॉन्गोफोलिया। महुआ के फूलों में मिठास होता है जिससे आदिवासी लोग मावड़ी नामक शराब तैयार करते हैं। इससे शराब बनाई जाती है महुआ के पेड़ से, मावड़ी नामक शराब। शहरिया जनजाति के लोग इसे मीठे के कारण अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, शहरिया जनजाति से तो के लोग जो है वो अपने भोजन में यूज करते हैं, है ना, ध्यान रखना। और आदिवासी लोग इससे शराब बनाते हैं। यह वृक्ष ज़्यादातर मिलता कहाँ है? सीता माता अभयारण्य में पाया जाता है। यह अभयारण्य में पाई जाने वाली
इस अभ्यारण्य में पाई जाने वाली एक उड़न गिलहरी है। कौन सी? किसमें साथियों? सीता माता अभ्यारण्य में एक उड़न गिलहरी पाई जाती है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में। तो इसका जो भोजन है ना वो कौन सा है? यही है, भोजन के रूप में महुआ के वृक्ष को खाती है वो। इस वृक्ष में गर्मियों के दिनों में फूल आते हैं और यह वृक्ष जो है मूलतः दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है ज़्यादातर। आगे बात करते हैं बांस का वृक्ष। ठीक है, तो बांस का जो वृक्ष है साथियों, इसको हम आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं। बांस एक प्रकार की घास है जो सर्वाधिक तेजी से बढ़ती है। राष्ट्रीय बांस मिशन सन 2006 और 7 में चलाया गया था, जिसका नाम 2015-16 में बदल करके क्या किया गया था? राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया था। इस मिशन के तहत में बांस की खेती करने वाले किसानों को लगभग 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान जो दिया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन 2015-16 में नाम बदला था किसका? राष्ट्रीय बांस मिशन का। शुरुआत 2006-7 में हुई थी, नाम बदला था 15-16 में। आगे बात करते हैं खैर का वृक्ष। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम है एनेशिया कैपू। क्या नाम है? एनेशिया कैपू। ये जो वृक्ष है साथियों खैर के, ये उदयपुर व सिरोही जिले में पाए जाने वाली कथोड़ी जनजाति है, उसको हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं। खैर के वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है? कथोड़ी जनजाति। ध्यान रखना आप लोग, हांडा प्रणाली के द्वारा करते हैं। जामुन का वृक्ष देखिए आप लोग, खैर के बारे में पढ़ा। अब जामुन का जो वृक्ष है साथियों, विशेषकर माउंट आबू में पाया जाता है, जो मधुमेह रोग के इलाज के लिए उपयोगी होता है। जामुन का जो पेड़ है उसे मधुमेह रोग यानी डायबिटीज़ जो होती है, शुगर की बीमारी, उसका इलाज किया जाता है। फॉग का जो वृक्ष देखेंगे, यह रेगिस्तानी झाड़ी है जिसके फूलों से साग बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारी वनस्पति है साल या सालर। यह वृक्ष विशेषकर उदयपुर जिले में पाया जाता है, जो रेक्सीन के डिब्बे पैक करने के काम आता है। साल या सालर का वृक्ष। अब राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख घास, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। पहली घास है हमारी शेवण घास। देखिए इसका जो वैज्ञानिक नाम है साथियों, वैज्ञानिक नाम है शेवण घास का लसियोरुस सिडिकस। यह सेवण घास ज़्यादातर जैसलमेर के जो लाठी सीरी क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। पौष्टिक घास है साथियों, और इस घास को हम लीलोण के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीलोण भी कहा जाता है सेवण घास को। इस घास में राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन अपने अंडे देता है, और इसी वजह से इस घास को हम क्या कहते हैं? गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली कहते हैं। साथियों बिना स्टॉप किए हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास के बीच में मैंने किसी भी तरह की कोई बात भी नहीं की है, सिर्फ मकसद से पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ाई के मकसद से, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। सेवण घास को घासों का राजा भी कहा जाता है, और ये सर्वाधिक जो सेवण घास है वो जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है। सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों क्लास को, चैनल को। उसके बाद दूसरी है हमारी खस घास। यह एक सुगंधित घास है जो इत्र बनाने के काम में आती है। ठीक है, इस घास की जड़ों से तेल भी निकाला जाता है, और यह खस घास है वो ज़्यादातर भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक ज़िलों में पाई जाती है। तीसरी घास है कुट्टू या मोथा घास। ठीक है, कुट्टू या मोथा घास, यह घास पक्षियों का भोजन है और ज़्यादातर कहाँ मिलती है? भरतपुर ज़िले में पाई जाती है। अगली है एंचा घास। एंचा घास ये साथियों भरतपुर ज़िले में पाई जाती है, और इस घास की एक विशेषता है कि इस घास के अंदर जो पक्षी होते हैं ना वो उलझ करके मर जाते हैं। बहुत डेंजर घास है ये। नेक्स्ट है काचा घास और लेंटाना घास। ये दो घास और है साथियों, काचा घास और लेंटाना घास। ये जहरीली घासें हैं। कहाँ पाई जाती है? माउंट आबू में पाई जाती है। उसके बाद है सुगनी घास। देखिए सुगनी घास, यह घास जैसलमेर ज़िले के आसपास के क्षेत्रों में मिलती है, और इस सुगनी घास का जो उपयोग है वो साबुन और दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। अगली है हमारी बूर घास। यह घास बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में मिलती है। बूर घास से आसवन विधि द्वारा एक सुगंधित तेल भी निकाला जाता है। आसवन विधि के द्वारा तेल निकलता है इससे। इस घास से पाइपरिटोन नामक रसायन भी निकलता है। कौन सा निकला है? पाइपरिटोन। यह सबसे सुगंधित घास है। 8वें नंबर की जो हमारी घास है ओलेबरी घास।
यह घास जोधपुर जिले के ओशिया और लोहावट क्षेत्र में पाई जाती है। इस घास को हम लेमन घास भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? लेमन घास भी कहते हैं। इस घास के तेल में सिट्रल रसायन भी पाया जाता है। अगली है गोखरू घास। यह कांटेदार घास है जो ऊंट की पसंदीदा है। यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और इस घास को हम क्या कहेंगे? भाकड़ी भी कहते हैं। भाकड़ी घास भी कहा जाता है इसको, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगली है हमारी गाजर घास। यह घास पर्यावरण एवं मानवों के लिए खतरनाक है। इसे हम कांग्रेस घास भी कहते हैं। ध्यान रखना, गाजर घास को कांग्रेस घास भी कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस इसका वैज्ञानिक नाम है गाजर घास का। अब कुछ और भी अन्य घासें हैं जैसे अंजन घास, सिंबल घास, दामन घास, मोतियो घास, मुराल घास, करड़ घास, खावल घास, टांटिया घास, बोई घास, कोरी घास और खुश घास। देखो कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा कि ये किन चीज़ों के प्रकार हैं, किन चीज़ों के नाम हैं, तो घासों के नाम भी आपको याद कर लेने हैं। अगली जो वनस्पति हमारी वो है तेंदू का वृक्ष। देखिए तेंदू का वृक्ष, तेंदू का जो वृक्ष है साथी इसको बागड़ का चीकू कहते हैं। बागड़ का चीकू उपनाम है इसका और इसका स्थानीय नाम क्या है? टिमरू है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो होगा आपका डेसोपेरोस मेलनोक्सेलॉन। ध्यान रखना, डेसोप्रोस मेलनोक्सेलॉन। नाम बड़ा अटपटा है, याद रख लेना। तेंदू के पत्तों से बीड़ियों का निर्माण किया जाता है और इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1974 ईस्वी के अंदर। बीड़ी राष्ट्रीयकरण हुआ था 1974 में। राज्य में सर्वाधिक मात्रा में तेंदू के जो पेड़ हैं वो ज़्यादातर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में पाए जाते हैं। सर्वाधिक तेंदू के पत्तों का उत्पादन साथियों बांसवाड़ा जिले में किया जाता है और आपको याद रखना है मयूर बीड़ी जो कारखाना है ये कहाँ पर है? टोंक जिले के अंदर है, पूछा जा चुका है ये। अगला हमारा वृक्ष है अर्जुन का वृक्ष। यह वृक्ष दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। यह मुख्यतः उदयपुर, शलुम्बर, बांसवाड़ा, कोटा व झालावाड़ में पाया जाता है। अर्जुन के पेड़ पर की जाने वाली कृत्रिम रेशम की जो खेती है उसको टसर पद्धति कहते हैं। टसर पद्धति से क्या बनाया जाता है? अर्जुन के पेड़ से कृत्रिम रेशा तैयार किया जाता है। टसर विकास कार्यक्रम भी इसके लिए चलाया गया था उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा 3 जिलों के अंदर, ध्यान रखेंगे आप लोग। और हमारी वनस्पति है अगली होहोबा या फिर इसको हम जोजोबा भी कहते हैं, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो साइमनडेशिया चाइनेसिस है। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? साइमनडेशिया चाइनेसिस है होहोबा का नाम वैज्ञानिक। यह एक रेगिस्तानी पौधा है जिसे इजराइल देश की संस्था एजोर्प ने विकसित किया था। इजराइल की संस्था कौन सी? एजोर्प। इसने होहोबा को विकसित किया था। इस पौधे का उपयोग बायोडीजल में भी किया जाता है, ठीक। राजस्थान में इस पौधे को सबसे पहले काजरी संस्थान जो है साथियों जोधपुर की, अपने सुने काजरी और आफरी, तो काजरी अलग है, आफरी अलग है, तो काजरी के द्वारा इस पौधे को सबसे पहले राजस्थान में लाया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। होहोबा कह लो चाहे इसको जोजोबा कह लो, हो गया समझ में। ये इसका होहोबा जो है साथियों इसका स्थानीय नाम है और जोजोबा जो है इसका विदेशी नाम है। क्या नाम है? विदेशी। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके यहाँ पर वनस्पति होती है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वानिकी से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम और प्रमुख पुरस्कार, कल की क्लास में होगा आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों, क्लास को लाइक कर कमेंट करो कैसा लगा आज का क्लास। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब किए बिना मत दीजिए।